नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले इस बात का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे कि क्या टोपी ट्रांसफर से वोट ट्रांसफर हो सकते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनने के बजाय ट्रांसफर कर दी। ये वही नीतीश कुमार हैं जो पहले कई बार मुस्लिम टोपी पहने नजर तो आ चुके हैं, लेकिन इस बार न जाने क्या हुआ। इसके बाद आपको बताएंगे कि भले ही ये नारा बुलंद हो कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हम कहेंगे कि सावधानी बरतने में ही है भलाई। ये बात इसलिए है क्योंकि चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत के शीर्ष नेताओं से मिल रहे थे। वो पाकिस्तान और तालिबान के नेताओं से भी जाकर मिले हैं। इसीलिए चीन पर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना हमारे लिए हानिकारक ना हो। यानी जैसे हम नमक डालते हैं ना खाना में स्वादानुसार, वैसे ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है तब आपको बताएंगे कि इस सत्र में कितना काम हुआ, जनता का कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा बिना काम के बर्बाद हुआ। आज हम देश के माननीयों से पूछेंगे कि जो सांसद सिर्फ हंगामा करने के लिए संसद में आते हैं, क्या वो अपनी सैलरी छोड़ेंगे। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है। आज मैं ड्रीम टीम पर बैन की तैयारी का दूसरा भाग हमारे दर्शकों को दिखाऊंगी, क्योंकि सरकार करोड़पति बनने का सपना दिखाकर लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत लगाने वाली कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगाने वाली है। आज भारत की राजनीति में एक सवाल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार क्यों कर दिया। आज पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस मंच से मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार के मुसलमानों के लिए ऐसे ऐलान करेंगे जिससे चुनाव में जेडीयू को मुस्लिम वोटों का फायदा होगा। लेकिन इसकी जगह इस कार्यक्रम में एक ऐसा टोपी कांड हो गया जो अब जेडीयू के मुस्लिम वोटों के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहती हूं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये टोपी पहनाई जा रही थी तब असल में क्या हुआ था। आज हम एक एक करके पूरा जो वीडियो सीक्वेंस है वो आपके लिए यहां पर सीक्वेंशियली रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जब ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उसकी एक एक झलक में आप समझेंगे कि हो क्या रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। मंच पर कई नेता, अधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके सुरक्षाकर्मी सभी मौजूद थे। फिर आते हैं जमा खान। इस दौरान बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने एक व्यक्ति को इशारा किया और उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहनाने के लिए एक मुस्लिम टोपी मांगी। ये आप देख भी सकते हैं, नीतीश को पहनाने की वो कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या चल रहा है। फिर वो टोपी पलटे और इनके सिर पर उन्होंने पहना दी। तो पूरा सीक्वेंस फिर से समझिए। अगर आप देखेंगे तो बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज, उन्होंने एक व्यक्ति को इशारा किया, ये वाला हिस्सा नहीं है, वो इशारा किया कि वो नीतीश कुमार को पहनाने के लिए एक मुस्लिम टोपी मांगी उनसे। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये टोपी किसी और से मांगी थी। देखिए ये टोपी वो मांग रहे हैं कि आप ये टोपी दीजिए। उसके बाद से क्या होता है, जब सलीम परवेज ने नीतीश कुमार को ये टोपी पहनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया में इसे पहनने से इनकार किया। ये देखिए टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इससे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिर को इस तरह से आगे किया और ऐसा लगा कि वो इस टोपी को अपने सिर पर लगाकर इसका सम्मान करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बाद सलीम परवेज के उस तरफ खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने, देखिए, उनके कान में कुछ बोला। सलीम परवेज नीतीश टोपी हाथ में लेते हैं और ये उसके बाद से पहनाते हैं। ऐसा भी है कि सलीम परवेज की तरफ खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने उसी दौरान नीतीश कुमार से कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने ये टोपी नहीं पहनी और इसे अपने हाथों में ही रखा। इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम है वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि कैसे एक एक करके वहां पर लोग आ रहे हैं, टोपी मंगाई जाती है, उनको पहनाई जाती है, लगता है झुक रहे हैं कि वो टोपी पहनेंगे, लेकिन टोपी हाथ में ले लेते हैं। नीतीश को पहनाने की कोशिश जो हो रही थी वो पूरी तरह से पलट जाता है और ये उनको टोपी पहना देते हैं।
इसके बाद बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद जमा खान आए। उन्होंने भी नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें भी रोक दिया और इस टोपी को उल्टा मोहम्मद जमा खान को ही पहना दिया। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार तो किया, लेकिन उस दौरान उनके सुरक्षा कर्मी ने भी उनसे कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद वो टोपी को अपने सिर के पास लाते हुए भी रुक गए थे। अब क्या कहा था वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि अब तक नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी को पहनने से कभी परहेज नहीं किया। तो फिर आखिर ये क्या हुआ, एक बार फिर से आपको पूरा सीक्वेंस दिखाते हैं। सलीम परवेज टोपी देते हैं और फिर वो टोपी को हाथ में पकड़ लेते हैं। सिर पर लगता है कि वो झुककर उस टोपी को पहनने वाले हैं। तब तक इसी दौरान सुरक्षाकर्मी कुछ कहते हैं, जो उधर सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, और वो टोपी को हटाकर उधर रख लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं। तो ये पूरा पहला सीक्वेंस है उसका। नीतीश के पैर छूते हैं वो और फिर जमा खान टोपी हाथ में ले लेते हैं, उनके हाथ से लेते हैं, फिर पहनाने की कोशिश करते हैं, नीतीश को पहनाने की कोशिश करते हैं इधर से। अब वो टोपी पलटते हैं और उन्हीं के माथे पर सजा देते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस आपने देख लिया इससे पहले, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी इसे पहनने से परहेज नहीं किया है। आप इसी साल मार्च महीने की इन तस्वीरों को देखिए, जब रमजान महीने की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने सिर पर मुस्लिम टोपी और कंधे पर कैफे जिसे कहते हैं दोनों डाला हुआ था। इसके अलावा नीतीश कुमार हर साल मुस्लिम टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी देते हैं। बाकी कार्यक्रमों में भी उन्हें मुस्लिम टोपी में देखा गया है, जिससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार कुछ महीने पहले तक मुस्लिम टोपी पहन रहे थे तो अब क्या होगा। जब बीजेपी के कई नेताओं को लेकर यह विवाद हुआ था कि वो मुस्लिम टोपी को पहनने से मना क्यों कर देते हैं, तब खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि भारत में सत्ता के लिए टोपी भी पहननी होगी, टीका भी लगाना होगा। लेकिन पिछले एक महीने में 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें पहले नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया और अब टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हम आपको हर साल की तस्वीर दिखा रहे हैं, वर्ष 2023 की ही एक और तस्वीर, फिर 19 की देखिए और 19 की ही 18 की, 16 की और अब 25 की। अलग अलग जगहों पर वो मंचों पर हैं और उनको पहले तो कोई परहेज रहा नहीं, तो फिर आखिर क्या हो गया। अब बात टीका और टोपी दोनों की है। सीतामढ़ी में इसी महीने 8 तारीख को जानकी जन्मभूमि मंदिर के लिए पुनौरा धाम का शिलान्यास हुआ था और वहां नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया था, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब 21 अगस्त को यानी आज उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। हालांकि पहले इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या कहते थे आप खुद सुनिए। पहले जोर जबरदस्ती से चला लेंगे, ये नहीं चलता है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा, लेकिन अपना ही ये ज्ञान खुद नीतीश कुमार पर लागू क्यों नहीं हो रहा है। जेडीयू कह रही है कि यहाँ नीतीश कुमार के टोपी नहीं पहनने की बात गलत है और सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने टोपी को लेकर उसका सम्मान किया, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और इस पर सियासत काफी गरमाई हुई है। हालांकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहली बार मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया है। ये साल 2011 का एक वीडियो है उनका, जब भूटान से लौटने पर पटना में एक व्यक्ति ने नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी और चादर दी थी और यहां भी नीतीश कुमार ने टोपी को पहना नहीं था। लेकिन राजनीति का क्या कर सकते हैं, नीतीश कुमार ने मौका दिया है तो विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा और ये पूछेगा कि उन्होंने मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनी। और ये राजनीति भी तब होगी जब यही विपक्ष कल तक नीतीश कुमार पर मुस्लिम टोपी पहनकर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा रहा था और पटना में आरजेडी ने इस तरह से पोस्टर्स भी लगवाए हुए। तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, इसलिए कि बिहार में जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों की जो परेशानी है, वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता
ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है। तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। कि ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते। आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था हज भवन में उन्होंने किया है। तो बिना इतनी बड़ी आबादी को बिना साथ लिए कैसे संभव है। क्या इस टोपी ट्रांसफर से वो वोट भी ट्रांसफर हो सकते हैं। बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 82% है, मुसलमानों की आबादी 17.7 लगभग 18% है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की होती है और इसका कारण यह है कि मुसलमानों का वोट चुनाव में बंटता नहीं है, बल्कि ये एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक साथ जाता है। उदाहरण के लिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के 87% एक मुश्त वोट अकेले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिले थे, जबकि जेडीयू और बीजेपी को सिर्फ 12% मुसलमानों के वोट मिले थे। 87% एक मुश्त आरजेडी और कांग्रेस की तरफ गया था। इससे यह समझा जा सकता है कि जो मुस्लिम वोट होते हैं वो किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक मुश्त एकजुट होकर एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोटों से ज्यादा मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति होती है। क्योंकि यहां जो बाकी के हिंदू वोट हैं वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर मामला एक साथ जाने का होता है। बिहार के 38 जिलों में से 13% जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 17% से लेकर 68% के बीच है। बिहार में किशनगंज, जहां पर हिंदू ही अल्पसंख्यक है, 68% आबादी मुसलमानों की है यहां पर और 32% आबादी हिंदुओं की है। इसी तरह कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% से ज्यादा है। इसके अलावा इन 13 जिलों में विधानसभा की 99 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी इन मुस्लिम वोटों को गंवाना नहीं चाहती। खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए इस बार भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट सिर्फ उन्हीं की पार्टी को मिलना चाहिए। सुनिए। सरकार ने कुछ नहीं किया, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। आज इस बात का ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए उनको जो बदला दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इस सब चीजों को ध्यान दीजिए। हिंदू धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जिसमें नास्तिक रहकर भी कोई व्यक्ति हिंदू रह सकता है। और हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाने से इनकार करता है या टीका लगवाने से इनकार करता है तो इससे यह नहीं माना जाता कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म में आस्था को हर व्यक्ति के विश्वास तक सीमित माना गया है और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति या नेता सार्वजनिक रूप से टीका लगवाने से या मंदिर जाने से मना कर देता है तो उस पर कोई विवाद नहीं होता। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि विवाद उस दिन हुआ जब टीका लगाने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, लेकिन बात जब टोपी पर आई तो आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जैसे तूफान आ गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इस्लाम धर्म में अल्लाह की इबादत को ही धर्म माना गया है। इस्लाम में जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना गया है उनमें सबसे पहला स्तंभ है ईमान, जिसमें इस बात की घोषणा की जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं। दूसरा स्तंभ है सलात, जिसे फारसी में नमाज भी कहते हैं। तीसरा स्तंभ है सौम, जिसे रोजा रखना भी कहते हैं। चौथा स्तंभ है ज़कात, जिसका मतलब होता है दान। और 5वां स्तंभ है जीवन में एक बार हज की यात्रा पर जाना, और यह कर्तव्य उन्हीं पर लागू होता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। हज वाली बात, इसमें टोपी का जिक्र नहीं है। टोपी को फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत बताया गया है, जिसमें खुद को अल्लाह के प्रति समर्पित दिखाने के लिए सिर को ढका जाता है। हालांकि इसका जिक्र किसी हदीस में नहीं है और अरब देशों में भी जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो टोपी नहीं पहनते, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, मालदीव्स के जो मुसलमान हैं वो टोपी पहनते हैं और इसे मॉडेस्टी यानी लाज का विषय माना गया है। और यही वजह है कि जब कोई बड़ा नेता टोपी पहनने से इनकार कर देता है तो इससे यह समझा जाता है कि उसने इस्लाम धर्म का अपमान किया।
हालांकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो इन बातों पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि यहां टोपी से वोट ट्रांसफर कराने के लिए सब कुछ जोड़ दिया जाता है। खैर, हमारे नेता तो ये राजनीति वोटों के लिए करते हैं, लेकिन इस राजनीति से कई बार उन मुट्ठी भर लोगों को हौसला मिलता है जो धर्म को सीधा सीधा कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज से 1000 साल पहले तक मलेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां इस्लाम धर्म आया और आज मलेशिया एक मुस्लिम देश बन चुका है और वहां के शासन पर मुट्ठी भर कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि इस कट्टरपंथ का नतीजा अब यह हो गया है कि अब से मलेशिया के एक राज्य में जुमे की नमाज को अनिवार्य बना दिया गया है। इस राज्य का नाम है तेलंगाना और अब अगर यहां किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने से इनकार किया या कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना भूल गया तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 2 साल की जेल हो सकती है, 62,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम पूरे मलेशिया की जगह सिर्फ उसके एक राज्य में इसलिए लागू हुआ है क्योंकि इस राज्य में पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी की सरकार है और इस पार्टी को मलेशिया में रूढ़िवादी विचारों का समर्थक माना जाता है। मलेशिया के इस उदाहरण से आप ये सीख सकते हैं कि अगर धार्मिक कट्टरपंथी सरकारों में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे देश में अगर कोई भी पार्टी किसी भी धर्म की राजनीति करती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। आपको ये बताते हैं कि आज संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है वो अब भी जारी है। आज संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के लिए एक टी पार्टी का आयोजन किया, लेकिन विपक्ष ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद की कार्यवाही में उसकी आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की और विपक्ष जिन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा चाहता था उन मुद्दों की अनदेखी हुई और इसीलिए विपक्ष ने इस टी पार्टी का बहिष्कार किया। लेकिन इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कुछ और है। उन्होंने कहा है कि जो बिल संसद से पास हुए उनकी चर्चा में विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंगामा किया। इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन गांधी परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवा नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस के उन युवा सांसदों को बोलने से रोका जाता है जिनसे राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है, और दूसरा, अगर ऐसा है तो विपक्ष के वो युवा नेता कौन से हैं जो संसद पहुंचकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर। बहुत सारे युवा सांसद हैं जिनके शायद आप नाम भी नहीं जानते हो। आज ये चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने युवा सांसदों का जिक्र किया है, तो हमने आपके सामने स्क्रीन पर 50 साल से कम उम्र के कांग्रेस सांसदों के नाम रख दिए 37, जिनमें आप बहुत सारे नाम देख रहे हैं। अब आप में से कितने लोग होंगे जो सुनील बोस को जानते हैं, उम्मेद राम बेनीवाल को जानते हैं, श्याम कुमार दौलत को जानते हैं, मणिकम टेगोर का नाम शायद आप सुनते होंगे, पार्टी में भी उनका बड़ा काम है, वरुण चौधरी, हिबी ईडन, वामसी कृष्णा गद्दाम, गौरव गोगोई का नाम अक्सर चर्चा में रहता है, के राजेश्वर, बासवराज हितनाल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी चर्चा होती है, बड़े नेता हैं हरियाणा के, प्रियंका सतीश जारकीहोली, संजना जाटव, मतलब अगर एक एक करके आप नाम पढ़ेंगे तो ज्योतिमणि एस भी है, राहुल कसवा भी है, कदयम काव्या भी है, सागर ईश्वर खंडरे है, मनोज कुमार है, डीन कुरियाकोस है, प्रभा मल्लिकार्जुन है, गोपाल काडवा पडवी है, प्रशांत यादव पडोले हैं, शफी परम्बिल हैं, श्रेयस एम पटेल है, तनुज पुनिया है। तनुज पुनिया को जानते हैं उनके पिता की वजह से, क्योंकि वो एक बड़े नेता रहे हैं और इस बार वो चुनाव जीत कर आए हैं अपने दम पर। सुधा रामकृष्णन, कुंद्रू रघुवीर, सोलंग सांगमा, मोहम्मद हमदुल्ला इस, शशिकांत सेंथिल, प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, ये अक्सर बोलती हैं तो इनको लोग खूब सुनते हैं। ज्ञानीबेन ठाकुर, सप्तगिरी शंकर उलाका, विजय कुमार, प्रतिभा सुरेश धानोरकर, रविंद्र वसंत राज चौहान, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, वर्षा एकनाथ गायकवाड़, शायद जिनके पिता या परिवार से कोई पॉलिटिक्स में ज्यादा हावी रहा उनके नाम फिर भी याद हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आप कांग्रेस के इन युवा सांसदों के बारे में इसलिए कुछ नहीं जानते क्योंकि इन्हें राहुल गांधी के कारण पार्टी में बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, जबकि इनमें से कई सांसदों की पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवारों की है और इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं जिसमें हम वर्षा एकनाथ गायकवाड़ की आपको दिखा रहे हैं, जो कि MSc B.Ed है, पूर्व सांसद है, एकनाथ गायकवाड़ की बेटी है। हिबी ईडन जो कि पूर्व सांसद जॉर्ज ईडन के बेटे हैं, LLB है।
शफी परम्बिल, इनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन MBA है। प्रियंका सतीश जारकीहोली जो कि कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी MBA है। राहुल कसवा जो कि पूर्व सांसद राम सिंह कसवा के बेटे हैं और ये भी ग्रेजुएट है। ऐसे ही बहुत बड़ी लिस्ट है। तनुज पुनिया जो कि PL पुनिया के बेटे, हमने आपको बताया BTech है। कुडिकुनिल सुरेश है जो कि LLB है। विजय कुमार है, विजय वसंत जो कि पूर्व सांसद है, MA है। सप्तगिरी शंकर उलाका पूर्व सांसद है जो कि इंजीनियर है। भास्कर राव उलाका के वो बेटे हैं। PM सईद के बेटे जो है पूर्व सांसद के मोहम्मद हमदुल्ला सईद, ये भी LLB हैं। ऐसे ही लॉ की डिग्री पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति कुमार शिंदे के पास भी, हालांकि अक्सर उनको पार्लियामेंट में बोलने का टाइम भी मिलता है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के भी 240 सांसदों में से ऐसे कई सांसद हैं जिनके आप नाम नहीं जानते होंगे। तो क्या इसका मतलब ये माना जाएगा कि उन्हें भी बोलने से रोका जा रहा है? क्योंकि अब विपक्ष पूछ रहा है कि बीजेपी के भी तो ऐसे कई सांसद हैं जिनके नाम नहीं जानते। ये राजनीतिक पार्टियां खुद कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगी और ना ही इस तरह से सवालों का स्पष्टता के साथ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जब कहीं पर सिर्फ कुछ लोगों को प्राथमिकता मिलने लगे तो बाकी लोगों की भूमिका कम हो जाती है। इसे आप फिल्मों के उदाहरण से समझिए। इसे एक व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए आसपास के कलाकारों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। एक स्टार होता है, उनकी प्रतिभा को बहुत महत्व नहीं मिलता और हमेशा उन्हें को एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर यही कह के जीवन निकाल लेना पड़ता है। यही चीजें परिवारों में भी होती हैं, रिश्तेदारों में भी होती हैं, समाज में होती हैं, कई बार राजनीति में भी होती है। आपकी तरक्की, आपके मौके दूसरों के हिसाब से तय होते हैं। किसी कंपनी में आप अच्छा काम करते हैं लेकिन किसी वजह से आपको रोक दिया जाता है। यानी ये चीज हर जगह होती है, बस फर्क इतना है कि राजनीति में इन मुद्दों की चर्चा हो जाती है, आम जीवन में लोग आपस में बोल के रह जाते हैं। आज जब संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है तब एक सवाल यह भी है कि जब इस सत्र में हंगामा ही हुआ तो क्या इस हंगामे के लिए सांसदों को अपना वेतन लेना चाहिए? हो सकता है इस बात को सुनकर तमाम माननीय सांसद तनकर सामने आए, नाराजगी दिखाएं और कहें हम देश की संसद में हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसा कैसे बोल दिया आपने हमारे खिलाफ। लेकिन आज दमनदीप के निर्दलीय सांसद ने कहा है, ये भाई वो भी सांसद हैं, चुनकर आए हैं, इंडिपेंडेंट आए हैं, किसी पार्टी से नहीं है। उमेश पटेल एक बैनर लेकर आए थे जिसमें यह लिखा था कि जिन सांसदों ने सदन को चलने नहीं दिया उन्हें उस दिन का वेतन नहीं मिलना चाहिए। इस बैनर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही यह लिखा है कि हंगामा करने वाले सांसद देश की जनता से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा बर्बाद किया है। याद रखिए, आप दफ्तर जाते हैं, सुबह से रात तक खटकर घर पहुंचते हैं, लेकिन हमारे सांसद, आज आपको पता है लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई थी 1 मिनट नहीं चली, स्थगित हो गई माननीयों की सभा। सुनिए क्या कह रहे हैं उमेश पटेल। और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मानसून का पूरा सेशन बिना चर्चा के ही धुल गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी मनमानी की, गुंडागिरी की और लोकशाही के ये पवित्र मंदिर में उन्होंने 144 करोड़ भारतीयों के छाती में सरा भूखा है विश्वास का और उनके आशा और अपेक्षाओं पर। आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी चर्चाएं होनी थी, कितने अहम बिल थे जिसमें 12 या 14 बिल बिना चर्चा के या अधूरी चर्चा के बिल पास हुए। मगर ये जो खर्चा है वो जनता का खर्चा है और जनता क्यों चुका है, उसको क्यों भुगते। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो MPO से वसूला जाए। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी जाइए सोशल मीडिया पर अपनी बात जरूर लिखिए, क्योंकि हमें यह तय करना होगा कि हमारी सांसदों की जवाबदेही क्या है। क्या उनकी जवाबदेही सिर्फ अपनी पार्टी को है, उनके साथ शोर मचाने की, या उनके साथ कार्रवाई चलने देने की या नहीं चलने देने की? क्या उनकी प्राथमिकता वो संसदीय क्षेत्र नहीं होनी चाहिए, उस संसदीय क्षेत्र के लोग नहीं होने चाहिए जिन्होंने उनके लिए जाकर वोट डाला है? लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए और राज्यसभा के लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति घंटे खर्च किए जाते हैं। यानी इन दोनों सदनों का एक एक मिनट देश के खजाने पर 2.5 लाख रुपए के बोझ की तरह है। लेकिन फिर संसद में कार्यवाही के दौरान खूब हंगामा होता है। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा हम और आप देते हैं। और इसीलिए आज हम ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण बिलों पर हंगामा होता है, लेकिन अगर वही बिल सांसदों का वेतन बढ़ाने के लिए हो तो निर्विरोध उस बिल को पास कर दिया जाता है।
इसी साल मार्च में सांसदों ने खुशी खुशी पूरी एकजुटता के साथ बहुत अच्छी भावना से अपनी सैलरी बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को संसद में मंजूरी दी। हमारे देश के सांसदों को सैलरी और भत्ते के तौर पर हर महीने 2,54,000 रुपए मिलते हैं और ये पैसा भारत में पूरे साल की प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। हमारे सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपए सैलरी, 70,000 रुपए चुनाव क्षेत्र में जाने का खर्च, 60,000 रुपए ऑफिस मेंटेन करने का खर्च। इसके अलावा संसद सत्र और समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें प्रतिदिन 2,500 रुपए अलग से मिलते हैं। कई सुविधाएं तो सांसदों को मुफ्त में मिलती हैं, जैसे पूरे कार्यकाल के लिए दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर रेंट फ्री घर, मुफ्त के मोबाइल फोन, इंटरनेट, बिजली, पानी सब मुफ्त। देश में घूमने के लिए उनके और उनके परिवार को हवाई जहाज की 34 यात्राएं मुफ्त, रेलवे में अनलिमिटेड मुफ्त यात्रा, वो भी फर्स्ट क्लास के टिकट पर, कार से सड़क यात्रा करने पर तेल भी मुफ्त। आप कल्पना कीजिए, अगर आप अपने दफ्तर में काम ना करें बल्कि रोज हंगामा करें तो क्या होगा? क्या आपकी कंपनी आपको सैलरी देगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? सांसदों के 5 साल के कार्यकाल में चाहे उन्होंने आपके मतलब का एक भी सवाल ना उठाया, उनकी सैलरी उन्हें मिलती रहती है। भारत में सांसद होने के यही तो फायदे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांगी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हों उनके करीब भी जाइए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। यहां तक कह दिया वांगी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांगी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। लेकिन इसके बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारा यानी भारत का समर्थन किया। इस बात ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींची और शायद उसने ये सोचा कि अगर अफगानिस्तान भारत के पक्ष में चला गया तो उसका 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। इसी के बाद मई महीने में ही चीन ने पाकिस्तान और तालिबान को साथ लाने की कोशिश शुरू की। बीजिंग के एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें तालिबान को बुलाया गया। 2022 के बीच चीन के विदेश मंत्री पहली बार काबुल आए। सबसे बड़ा मजाक यह है कि इस समिट का पूरा फोकस आतंकवाद के मुद्दे पर था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। असल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का आरोप है कि तालिबान उन आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है जो उसके देश पर हमला कर रहे हैं। इनमें एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलनी बंद हो जाए तो ये संगठन खत्म हो जाएंगे। जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की का कहना है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर दोनों देशों को एक साथ काम करने की नसीहत दी और ये कहा कि तालिबान पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने में जो मदद कर सकता है वो करे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चीन आखिर इनकी लड़ाई को रुकवा रहा है? तो इससे आपको मैं जरा बड़ी स्क्रीन पर चलकर एक बार फिर से दिखाती हूं। अगर आप ये जो नक्शा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नक्शे में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया
क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पेशावर होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में पहुंच रही है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से जा रही है और फिर पेशावर होते हुए ये बलूचिस्तान के हिस्से में आकर ग्वादर पोर्ट पर यहां पर खत्म होती है। अब चीन चाहता है कि सीपीईसी का दूसरा चरण लागू। दूसरे चरण का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पेशावर से इस सीपीसी को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ दिया जाए। पेशावर से काबुल, तो ये आप समझिए अब फेज 2 में चीन ये चाहता है और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का, वो दरअसल सीपीईसी को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे, जिसे आप कह सकते हैं फ्लैगशिप इस वक्त कार्यक्रम है चीन का, ये सीपीईसी, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। चीन इसके तहत हाईवे, रेल, ऊर्जा प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा और उनके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा और जब वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा तो उसे वहां लाखों करोड़ों रुपए के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए मिलेंगे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान की जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन, जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे, जहां पर ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, सोना, तांबा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं, लोहा अफगानिस्तान की जमीन में। और इसीलिए तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे चूंकि $3 ट्रिलियन यानी 258 लाख करोड़ रुपए का तांबा, सोना, लोहा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं हो सकती हैं। इसके अलावा इसी पर चीन की नजर है। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में सीपीईसी का विस्तार करेगा, वो भर भर के उसे लोन भी देगा और जब तालिबान इस लोन को चुका नहीं पाएगा तो इसके बदले में चीन उस पर दबाव बनाकर उसकी भौगोलिक स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये अफगानिस्तान को समझना है, लेकिन यहां तो समिट चल रहा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अफगानिस्तान पश्चिम में, अगर आप देखें ईरान, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं हिस्सा, ये ईरान है पश्चिमी हिस्से में, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ये किर्गिस्तान। अफगानिस्तान पश्चिमी में ईरान से और उत्तर में मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी ये चीन के लिए एक पुल की तरह हो सकता है। चीन के लिए अफगानिस्तान एक पुल बन सकता है। पेशावर से लेकर अगर अफगानिस्तान तक आता है तो ये पूरा इधर जो मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया से जुड़ जा सकता है, यानी ये चीन के लिए एक पुल की तरह हो सकता है। और यही वजह है कि चीन अब एक नया त्रिकोण बना रहा है जिसमें उसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगे, तो इससे उसको फायदा मिलेगा। अब ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, अब इस पर नजर रखनी होगी और इसीलिए भारत के लिए स्थितियां बदली हुई हैं। भले चीन चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तालिबान क्या कहता है? तालिबान कहता है कि वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकता, जबकि भारत से उसके रिश्ते सुधरे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के नेताओं से मुलाकात हुई है और अब चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसीलिए अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत को वैश्विक राजनीति में लुक एंड एक्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती करते हुए निगरानी और संतुलन रखना होगा और हम चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये वो देश है जिससे हमेशा हमेशा संभल कर रहना होगा। हम चाहें तो महाभारत के अभिमन्यु के प्रसंग से भी सीख ले सकते हैं। कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर अकेले मार डाला था। यह एक रणनीतिक धोखा था जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे। आज भारत के सामने भी ऐसी स्थिति है। हमारे सामने चीन का चक्रव्यूह है जिसमें हमें खुद को फंसने से बचाना है, चीन के साथ निगरानी और संतुलन का रिश्ता रखना है। हम इसीलिए अगर अफगानिस्तान में भी तालिबान से बात कर रहे हैं तो पूरा जो पावर बैलेंस है इस क्षेत्र में उसको संभाल रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को छोड़ना नहीं। एक तरफ चीन है जिसके इरादों को भारत अच्छी तरह समझता है, लेकिन दूसरी तरफ है अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। जिस इजराइल गाजा युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप रुकवा सकते हैं उसको वो रुकवाना नहीं चाहते हैं और जिस रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है, उसे रुकवाने के नाम पर वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं। और किसी को भी अमेरिका में ये बोलने पर जबरदस्त तरीके से उसका पीछा किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो व्हाइट हाउस में कोई भी पत्रकार अगर बस ये सवाल पूछ ले कि बात तो बनी नहीं,
शांति समझौता ज़ेलेंस्की और पुतिन का हुआ नहीं, तो फिर उन्हें आउट ऑफ लाइन बता दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया युद्ध को रुकवाने के लिए कभी पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, कभी ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। आपको पता है, जब ये समिट चल रहा था अमेरिका में, ज़ेलेंस्की और यूरोप के तमाम दिग्गज नेता, राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। कुछ घंटे बाद रूस ने सबसे बड़ा रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर। ये युद्ध रुकवाना ट्रंप के बूते से बाहर हो रहा है। कोई चमत्कार ही अब इसे रोक सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो एक युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि वो ऐसा चाहते ही नहीं है। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच चल रहा है। गाजा को इजराइल ने अपने हमलों से खंडहरों का शहर बना दिया है। इजराइल ने गाजा पर इतने भीषण हमले किए कि वहां की तस्वीरें देखकर लोग डर जाते हैं। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि अब गाजा पर इजराइल के अपने कहर का फेज 2 शुरू कर दिया है। कल इजराइल गाजा पर कब्जे के मिशन पर उतर गया। इजराइल की सेना गाजा में अंदर तक घुस चुकी है। वो धीरे धीरे गाजा की जमीन पर अपना नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। गाजा में मौजूद लोगों को राफा और खान यूनिस जैसे क्षेत्रों की ओर भेजा जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा के बाहरी इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है, और इस दौरान कुछ जगह पर उन्होंने जमीनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। एक अनुमान है कि गाजा की लड़ाई में इजरायल ने करीब 1 लाख सैनिकों को उतारा है, लेकिन गाजा में शुरू हुए नए ऑपरेशन में ये संख्या बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन गिरियॉन्स चैरियट्स के तहत करीब 60,000 इजरायली सैनिकों को युद्ध में उतारा जाएगा, और यही नहीं, करीब 20,000 सैनिकों की सेवाओं को इस ऑपरेशन की वजह से बढ़ा दिया गया है। आईडीएफ का दावा है कि गाजा के 75% क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। इन क्षेत्रों में हमास आतंकियों और उनसे जुड़ी इमारतों पर भी नियंत्रण पा लिया गया है। आईडीएफ का दावा है कि करीब 2000 हमास आतंकियों को इस ग्राउंड ऑपरेशन में अभी तक मारा जा चुका है, और 10,000 के करीब आतंकी ठिकानों और 30 किलोमीटर तक की टनल्स को तबाह करने पर उस पर भी नियंत्रण उस हिस्से पे पा लिया गया है। इजरायली सेना ने एक एनिमेशन के जरिए अपने ऑपरेशन की मौजूद स्थिति के बारे में बताया है। जो मौजूदा स्थिति है, इसमें यह दिखाया गया है कि इजराइल फिलहाल किन क्षेत्रों पर नियंत्रण पा चुका है। हम आपको गाजा पर इजराइल के जमीनी ऑपरेशन से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम गाजा को लेकर इजराइल के मास्टर प्लान के बारे में आपको बताएंगे। जो लोग गाजा पर आंसू बहाकर डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध रुकवाने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का गाजा इजराइल युद्ध रुकवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच तो यह है कि यह युद्ध अमेरिका के लिए पैसा छापने की एक मशीन की तरह है। साल 2023 में गाजा इजराइल युद्ध शुरू होने से अभी तक अमेरिका ने इजराइल को 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे हैं। तो क्या अमेरिका के जो ये पैसे वहां पर बना रहा है, इसको क्या माना जाए? क्या इस पैसे का सीधा इस्तेमाल और उन हथियारों का सीधा इस्तेमाल एक युद्ध में नहीं हो रहा है? तो फिर सीज फायर और पीस लविंग ट्रंप का पूरा जो थ्योरी है वो कहां जाती है? इसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सच ये है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर रशिया पर हमले करवा रहा है, जिसके जवाब में रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को 4,98,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, और इसी युद्ध की वजह से यूरोप ने साल 2022 से अब तक अमेरिका से 12,45,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे। और इस युद्ध का फायदा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, नॉर्थरॉप ग्रूमन और जनरल डायनामिक्स जैसी हथियार की जो कंपनियां हैं उनको हुआ है। इन कंपनियों के शेयर्स 40% तक बढ़ गए हैं। कल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने ये धंधा, जो ये बिजनेस पूरा हो रहा है, ये युद्ध से ही तो हो रहा है। कल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने, जो कि है कैरोलिन लेविट, ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया गया है ताकि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक सके, लेकिन ये अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि उसे युद्ध होने या युद्ध होने की दहशत बने रहने, दोनों ही स्थिति में फायदा होता है। कल लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसका असर देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग के नाम पर जुआ खिलवाने वाली कंपनियों के खिलाफ है। ऐसी कंपनियां जो फैंटेसी गेमिंग के नाम पर आपसे टीमें बनवाती थी और फिर 20-30 रुपए दांव पर लगवाकर करोड़ों रुपए जीतने का लालच देती थी, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए की लत लगवाने वाले फैंटेसी ऐप प्रतिबंधित
कर दिए जाएंगे और उनके मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। रियल मनी को दांव पर लगवाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा। इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार भी गैर कानूनी होगा। विज्ञापन देने वालों पर भी नकेल कसी गई है। इस तरह के गेमिंग ऐप से पैसों का लेन देन प्रतिबंधित, तो ये बैंक्स के लिए भी है। रियल मनी वाले गेम खिलवाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी, यानी तुरंत पैसा वाला जो गेम है। राष्ट्रीय स्तर की एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री की निगरानी करेगी और लोगों की शिकायतें सुनेगी। पैसे दांव पर लगवाने वाले गेमिंग ऐप को दोषी पाया गया तो कंपनी मालिक को 3 से 5 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगेगा। यही नहीं, इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार करने वालों को भी 2 साल की जेल, 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हैं, ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, जो कि फैंटेसी गेमिंग ऐप कहलाते हैं और ये भी अपने मेंबर्स को ड्रीम टीम बनाने और फिर कुछ पैसे लगाकर करोड़ों रुपए जीतने का ऑफर देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल के आने से इस तरह के कई ऐप्स के इस तरह के ऑफर्स पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्रिकेट फैंस को पता ही होगा कि ड्रीम 11 टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर है। उसने 358 करोड़ रुपए में टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। इसी तरह से माई 11 सर्कल ने 5 सालों के लिए आईपीएल फैंटेसी राइट्स को सालाना 125 करोड़ रुपए में लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल मनी गेमिंग को रोक लगने से इससे जुड़े 17,000 करोड़ रुपए विज्ञापन बाजार पर भी ठप हो जाएगा। एक अनुमान है कि इस साल के अंत तक पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स की संख्या 350 करोड़ हो जाएगी। हमारे देश में भी ऑनलाइन गेमिंग के प्रति लोगों की रुचि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसी वजह से केंद्र सरकार चाहती है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जुआ नहीं बल्कि ई गेमिंग को, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। साल 2024 में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का था और इसमें करीब 86% की हिस्सेदारी रियल मनी गेमिंग की ही थी। यानी भारत में ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसा दांव पर लगाया जाता है, उसका मार्केट साल 2024 में करीब 26,560 करोड़ रुपए का था। सिर्फ यही नहीं, दुखद यह है कि फैंटेसी गेम्स के नाम पर जुआ खिलवा रही ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2029 तक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाती है। और इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें इन ऐप परचेज का विकल्प होता है। इसके तहत गेम के अंदर कैरेक्टर को अपडेट करने के लिए लोग वर्चुअल खरीदारी करते हैं। जैसे एक्शन गेम हुआ तो कैरेक्टर के लिए कोई खास कपड़े, वर्चुअल बंदूकें, जूते वगैरह सब खरीदे जाते हैं। ये सारी खरीदारी वर्चुअल होती है। ऐसा करना गैर कानूनी नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर मैंने आज देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। उन्होंने बार बार एक बात पर जोर दिया कि अगर पिछले साल इस देश में 45 करोड़ लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ जुए में, ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए हैं, तो सरकार की ये प्राथमिकता थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्राथमिकता थी कि अगर बात इंडस्ट्री की आएगी, बनाम मध्यम वर्ग को बचाने की आएगी, तो हम मध्यम वर्ग का ही ख्याल रखें। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल आप इसको कह रहे हैं, तो प्रमोशन और रेगुलेशन में आप कह रहे हैं कि प्रमोशन में जो ई स्पोर्ट्स है, मतलब रियल मनी जहां इन्वॉल्व है, वो सब आप लोग बैन करेंगे? नहीं, देखिए, ई स्पोर्ट्स एक कॉम्पिटिटिव स्पर्धा वाला गेम है। हाँ। जैसे ओलंपिक्स में गेम्स होते हैं, हाँ। 2 हॉकी टीम्स आपस में खेलती है, तो उस तरह के जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं जिसके कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसमें कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कैसे खेलेंगे, उसके पूरे प्रोसेस डिफाइन होते हैं। वो ई स्पोर्ट्स एक अलग कैटेगरी है। इस बिल के माध्यम से उसको एक लीगल रिकग्निशन मिलेगा और उसको प्रमोट करने का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ट्रेनिंग हो गया, प्रॉपर सपोर्ट हो गया, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिले, वो सब चीज़ें उसमें रहेंगी। अब मैं सर ड्रीम 11 पर आना चाहती हूँ। मैं किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि फैंटेसी स्पोर्ट ऐप्स करके आए, देखिए उन पर भी क्या ये लागू होगा? विषय है मनी गेम्स या नहीं। मनी गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण जो सोसाइटी में नेगेटिव प्रभाव है, वो मुद्दा मेन है। उसको कैसे कंट्रोल करना, सोसाइटी को कैसे बचाना, समाज में ये जो कुरीति फैल रही है इसको कैसे रोकना, वो मुद्दा है।
तो आप किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम माने कि ऐसे तमाम जो खेल जिसमें पैसा लिया जा रहा है, 8-8 रुपए लोग देते हैं और 80-80 हजार करोड़ की ये कंपनियां बन गई हैं। देखिए, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। बहुत स्पष्ट बात है। अगर आज 45 करोड़ लोगों के जेब से 20,000 करोड़ रुपए सालाना जा रहे हैं, पिछले साल गए अगर, और इतना नुकसान होता है, इतने लोग सुइसाइड कर रहे हैं, इतने लोगों के घरों में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से एक जो उनका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है, उस डिजीज में उसको क्लासिफाई किया है। तो इतनी एक बड़ी समस्या अगर समाज के सामने है तो उसके ऊपर कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। और जब भी चॉइस इज बिटवीन मिडिल क्लास एंड रेवेन्यू, मिडिल क्लास एंड इंडस्ट्री, मिडिल क्लास इज डेफिनेटली इट विल गेट द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। हमने आपको बीते दिन ये कहा था, आखिर में हम उन जंगलों की बात करना चाहते हैं जो विकास की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जंगल की कानूनी परिभाषा को तय किया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक अब किसी भी क्षेत्र को 2 शर्तों के आधार पर जंगल माना जाएगा। हम आपको बताते हैं, पहली शर्त यह है कि वो जंगल कम से कम 5 हेक्टेयर यानी 10 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र को सरकारी रिकॉर्ड में पहले से जंगल माना गया है तो वो जंगल कम से कम 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में भी हो सकता है। और दूसरी शर्त ये कि उस जमीन की कैनपी डेंसिटी कम से कम 0.4 यानी 40% होनी चाहिए। कैनपी डेंसिटी को जंगल में पेड़ों की छाया या उसका घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी जंगल को ऊपर से देखा जा रहा है तो उस जंगल का 40% क्षेत्रफल जो है वो पेड़ों से ढका होना चाहिए। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ता इस नियम को जंगल विरोधी मान रहे हैं। उनका कहना है कि कैनपी डेंसिटी 40% होने से छोटे छोटे जंगल के टुकड़े, अरावली की पहाड़ियों पर कम घनत्व वाली झाड़ियां, घास के मैदानों को अब जंगल माना ही नहीं जाएगा और इससे छोटे छोटे हरे भरे इलाके और अरावली जैसे क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। इससे इन जंगलों में अंधाधुंध निर्माण होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को खनन का ठेका मिलेगा, जंगलों के सीने को खोदा जाएगा, पहाड़ियां काटकर उन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगेंगी, सरकारी परियोजनाएं आएंगी और एक दिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जंगल सिर्फ किताबों में ना बच जाए। सवाल यह है कि आखिर इन पेड़ों को काटकर हमने विकास कर भी लिया तो उस विकास का क्या महत्व होगा। जंगलों को पेड़ों की धड़कन कहा जाता है। ये पेड़ इंसानों को ऑक्सीजन देते हैं, जानवरों को शरण देते हैं, नदियों के लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन इंसान बार बार घूम फिर कर इन पेड़ों को काटने चला आता है। किसी ने लिखा है कि कुछ लोग मेरे गांव में पेड़ काटने आए हैं, लेकिन ये कहकर उन्हीं पेड़ों की छांव में बैठे हैं कि अभी धूप बहुत है। पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है जहां पेड़ पौधों को भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। आप रामायण के उस प्रसंग को याद कीजिए जिसमें संजीवनी बूटी के लिए भगवान हनुमान पूरे पहाड़ जंगल को उठाकर लक्ष्मण के पास से आए, लेकिन बाद में उन्होंने उसी पहाड़ और जंगल से क्षमा भी मांगी थी और उसे वापस उसी जगह पर जाकर रख दिया था। लेकिन इस कलयुग में इंसान तो पूरे के पूरे जंगल को विकास के नाम पर काट देता है, इन पेड़ों पर एक बार के लिए तरस भी नहीं खाता। लेकिन आज से हम इन जंगलों को बचाने की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, हमें उम्मीद है कि इन बेजुबान पेड़ों और जंगलों को बचाने में आप भी हमारा साथ देंगे। कई लोग धर्म बचाने की बात करते हैं, लेकिन अगर पूजा इन पेड़ों का प्रकृति का होता है तो इन्हें बचाना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। अब आखिरी खबर आपको मिशन गगनयान के यात्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ प्रशांत बी नायर भी मौजूद थे। प्रशांत नायर ने इस दौरान कहा कि शुभांशु शुक्ला मेरे राम हैं और मैं उनका लक्ष्मण हूं। So I want you to dream, I want you to think that you can do this, and we will together make this happen. And with this, I will end this with the key message that I've had throughout the mission, while going up, while on orbit and while coming back. भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और किस किस से लड़ेंगे कुछ को इग्नोर भी कीजिए, बदले से ज्यादा बदलने पर जोर दीजिए। नमस्कार।